आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित कविता नौका विहार के 5वें पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों का सरल अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों के सरल अर्थ देख लेते हैं। पतवार, देखिए पतवार सरल है, ऐसे ही रहेगा। इसको कहीं कहीं चप्पू भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग पतवार को पतवार ही कहेंगे। अब पतवार क्या होती है ज़रा सा समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए कि ये नाव है, थोड़ी देर के लिए इसको मान लीजिए कि ये नाव है, ठीक है, और पानी में चल रही है, नाव पानी में चल रही है। तो आपने देखा होगा कि जो नाव चलाने वाला होता है उसके हाथ में इस तरह से एक डंडी होती है, इस तरह से एक डंडी होती है और इसी डंडी को चला करके वो नाव को आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो जो ये डंडी है, ये जो डंडी आप देख रहे हैं ना, इसी को पतवार कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पतवार कहते हैं, ठीक है। तो पतवार समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए मैं बगल में एक चित्र भी लगा दे रहा हूँ, यही पतवार है, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। चलिए अब आगे देखिए। घुमा मतलब घुमाना होता है, किसी भी चीज़ को घुमाना, उसकी दिशा को बदलना, ठीक है, घुमाना। अब सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पतनु, देखिए पतनु का मतलब होता है हल्का, पतनु माने हल्का, ठीक है। भार सरल है, ऐसे ही रहने दीजिए। वैसे भार माने वजन भी होता है, ठीक है, वजन या भार। नौका माने नाव, नौका माने नाव। घूमी, इसका भी मतलब होता है कि घुमाना, घूमी मतलब घुमाना, ठीक है। विपरीत, विपरीत वैसे सरल है अपने आप में, लेकिन इसका मतलब उल्टा होता है, विपरीत उल्टा, ठीक है। धार मतलब धारा, धार माने धारा। डाँड़ो, डाँड़ो का मतलब पतवार होता है, ठीक है, डाँड़ो माने पतवार, ठीक है। के सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। चल मतलब चलने से, चल मतलब चलने से, ठीक है। तो डाँड़ों के चल का मतलब पतवार के चलने से। करतल, करतल माने हथेली होता है, हथेली समझ लीजिए आप या अंजुली समझ लीजिए, अंजुली, ठीक है, चाहे हथेली समझिए चाहे अंजुली समझिए, लेकिन इसका मतलब क्या है ज़रा सा समझिए। देखिए ये आपकी पतवार हो गई, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी पतवार है, ठीक है, इसी तरह से पतवार होती है। अब पतवार का जो ये चौड़ा वाला भाग है ना, इसको कभी कल्पना कर रहे हैं कि ये पतवार की हथेली है, करतल है, उसकी अंजुली है, ठीक है, तो इसी के लिए वो कह रहे हैं कि करतल। अब इसी समय देख लीजिए पसार, पसार का मतलब होता है फैलाना, फैलाकर, ठीक है, फैलाकर। तो देखिए जो चौड़ा वाला भाग है, तो इसी के लिए कवि कह रहे हैं कि जो पतवार है वो अपनी हथेली को फैलाकर, अपनी अंजुली को फैलाकर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भर भर, भर भर मतलब भर भर के, अपनी हथेली में भर करके, यानी अपनी अंजुली में भर भर के। मुक्ता फल, देखिए मुक्ता फल का मतलब जो मोती रूपी फल हैं, जो मोती रूपी फल हैं, ठीक है। फेनस्फार, देखिए फेनस्फार का मतलब होता है जो फेन पानी में उठता है उसको, ठीक है। और आपको पता है कि फेन में बहुत सारे बुलबुले बनते हैं तभी फेन बनता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बात समझिए। देखिए बगल में मैंने एक चित्र लगाया हुआ है और उस चित्र में देखिए जहाँ पे पतवार पानी में पड़ी है, तो वहाँ पर देखिए लाल घेरा मैंने बनाया है ना, वहाँ पर खूब फेन पैदा हो गया है। तो यही होता है, जैसे पतवार पानी में छप से पड़ती है तो वहाँ पर फेन पैदा होता है, फिर पतवार उठती है, फिर पानी में छप से पड़ती है तो फेन उठता है। तो कवि यही यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं कि जब पतवार रूपी हाथ पानी में पड़ता है तो वहाँ पर जो फेन उत्पन्न होता है, जो वहाँ पर फेन रूपी मोती उत्पन्न होते हैं, उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। बिखराती मतलब फैलाती, बिखराती मतलब फैलाती। जल में सरल है, गंगा के जल में या गंगा के पानी में, ठीक है। तार हार, देखिए तार हार का मतलब तारों से बना हुआ हार या तारों से बनी हुई माला। यहाँ पर जरा सा समझ लीजिए तो व्याख्या में आसानी होगी। देखिए कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो पतवार है, देखिए पूरा पद्यांश ही
पतवार और चंद्रमा, तारे और लहरों पर आश्रित है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो पतवार है, ये जो पतवार है, तो जब ये पानी में पड़ती है तो फेन उत्पन्न होता है, तो फेन रूपी मोती, और चूंकि जल में तारे की परछाई पड़ रही है, तो जब लहर ऐसे ऊपर नीचे बनती है तो तारे भी जो है ऊपर नीचे तैरते हुए प्रतीत होते हैं। तो कवि कह रहा है कि जो पतवार रूपी हाथ है वो अपने हाथ से फेन रूपी मोती और जो तारों से बनी हुई माला है, उस माला को तोड़ करके उसमें जितने तारे लगे हैं सबको पानी में फेंक रहा है, सबको पानी में फैला रहा है। कौन? पतवार फैला रही है, पतवार अपने हाथ से फैला रही है। तो बस यहाँ पर यही आपको इन लाइन पर जब व्याख्या में आएंगे तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो पतवार है वो अपने हाथ को फैला करके फेन रूपी मोती और तारे रूपी माला को तोड़ करके पूरे पानी में फैला रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चांदी के सरल है ऐसे रहने दीजिए। देखिए चांदी के का मतलब क्या है, जरा सा समझिए। देखिए ये पानी में लहरें उठ रही हैं, ऊपर नीचे लहरें उठ रही हैं और लहरों पर चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं। तो ये पूरा किरणों के पड़ने से ये जो लहर है ये सफ़ेद है। तो जब ऐसे लहर उठती है, आगे बढ़ती है, तो वही कह रहे हैं कि चांदी के सांप। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सांपों सी मतलब सांपों के समान। रलमल मतलब रेंगती हुई, चलती हुई, धीरे धीरे चलती हुई को हम लोग कहते हैं रेंगती हुई। ठीक है, नाचती मतलब नाचती हुई, नाचती मतलब नाचती हुई। रश्मियाँ मतलब किरणें होता है, तो जो चांदनी है, जो चांद की किरणें हैं, उसके लिए रश्मियाँ शब्द आया। ठीक है, जल में चल का मतलब पानी में चलते हुए या पानी में चलती हुई, दोनों होता है, जैसा वाक्य हमारा कहेगा। ठीक है, रेखाओं सी मतलब रेखाओं के समान। जहाँ पर सी वाले शब्द आ रहे हैं सब उपमा अलंकार है। रेखाओं सी, सांपों सी, है ना। खींच मतलब खींची हुई। तरल, देखिए तरल का मतलब होता है पानी, जल, पानी, तरल। सरल मतलब सीधी, सरल माने सीधी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लहरों की कोई दिक्कत ही नहीं है, सरल है, ऐसे रहेगा। लतिकाओं का मतलब जरा सा समझिए। देखिए आपने देखा होगा कि ज़मीन के ऊपर जो कोहड़ा होता है, लौकी होती है, इनके पेड़ ऐसे फैले होते हैं। तो वो ऐसे पेड़ पौधे जो ज़मीन के ऊपर फैले रहते हैं ना, उनको हम लतिकाएं कहते हैं। और आपको पता है कि कोहड़ा ऐसे फैला होता है और उसी में फल वगैरह उसके लगते हैं, फूल वगैरह लगते हैं, तो लतिकाओं। ठीक है, समझ गए होंगे लतिकाओं का मतलब। चलिए आगे देखते हैं। में सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। खिल मतलब खिले हुए। सौ शशि, देखिए सौ शश का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है। देखिए सौ शश का क्या मतलब है। अब ये गंगा का जल है, समझिएगा हमारी बात को, ये गंगा का जल है। ठीक है, अब इसमें ऐसे लहरें उठ रही हैं और बहुत सारे फेन बुलबुले हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर तो एक ही चंद्रमा है, लेकिन इसकी जो परछाई है वो इस लहर पर भी पड़ेगी, इस लहर पर भी, क्योंकि असंख्य लहरें हैं उस पर पड़ेंगी। और इसकी जो परछाई वो जितने बुलबुले हैं सब पर अलग अलग पड़ेगी। सैकड़ों हजारों बुलबुले हैं और उन सभी पर एक ही चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ेगा। तो इसी के लिए कि जो असंख्य लहरें उठ रही हैं, जो असंख्य पानी में फेन के बुलबुले हैं, उन पर एक ही चंद्रमा की जो बहुत सारी परछाई पड़ रही है, उसी के लिए कह रहे हैं सौ शशि, यानी सौ चंद्रमा। ठीक है, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है। देखिए सौ उड़ू, सौ उड़ का मतलब भी यही है, उड़गन होता, आपने सुना होगा उड़गन, तो तारे। ठीक है, उड़ू तारे, तो सौ तारों के साथ भी यही घटना घट रही है। मान लीजिए कि एक तारा यहाँ पर है, अब उसका यहाँ पर भी प्रतिबिंब बनेगा एक ही तारे का, इस लहर पर भी बनेगा, इस लहर पर भी बनेगा, इस बुलबुले पर भी, इस बुलबुले पर, तो अलग अलग बनेगा एक ही तारे का। तो उसके लिए ही यही शब्द आया है सौ उड़ू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झिलमिल का मतलब चमकना होता है, चमकना, झिलमिल चमकते हुए। ठीक है, फैले मतलब फैले हुए हैं, फैले मतलब फैले हुए। फूले मतलब फूल खिलना। ठीक है, जल में यानी कि गंगा के जल में,
फेनिल माने फेन, फेनिल माने फेन, पहले भी आ चुका है, फेनिल माने फेन। अब सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। उथला, उथला का मतलब होता है कम गहरा होना, उथला माने कम गहरा होना। सरिता का मतलब नदी का, तो यहाँ पे नदी का मतलब गंगा जी से है, तो गंगा जी का, ठीक है। प्रवाह मतलब धारा की गति होता है, प्रवाह धारा की गति, ठीक है। लग्गी, लग्गी देखिए, लग्गी का मतलब होता है लंबा बांस। एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए कोई भी, यदि आप कभी नाव को देखे होंगे तो नाव वाला दो चीज़ें रखता है। मान लीजिए ये नाव है, ठीक है, ये नाव है, तो नाव वाला दो चीज़ें अपने पास रखता है अपने हाथ में। एक तो ये पतवार होती है जिससे वो नाव चलाता है, ठीक है, एक पतवार होती है, और साथ में वो बड़ा सा लग्गा रखता है, बहुत बांस रखता है। तो जब किनारे आता है ना, तब इस चप्पू को बंद कर देता है, पतवार को बंद कर देता है, और इसे लग्गे से ठेल ठेल करके अपनी नाव को किनारे लगाता है। तो ये लग्गा है, ठीक है, लग्गी, लग्गा, लंबा बांस। चलिए आगे देखते हैं। से कोई दिक्कत नहीं है। ले ले, ले ले मतलब ले लेना, ले ले मतलब ले ले, ठीक है। सहज मतलब आसानी से या सहजता से, ठीक है। थाह, थाह का मतलब होता है अनुमान लगाना, थाह मानी किसी भी चीज़ का अनुमान लगाना। अगर जैसे मैं कहूँ ना, तुम्हारी पढ़ाई का थाह लग जाएगा परीक्षा में, तो मतलब अनुमान लग जाएगा कि तुम कितना पढ़े हो, तो थाह, ठीक है। हम बढ़े, हम बढ़े मतलब हम बढ़ गए, हम बढ़ गए। घाट को मतलब घाट की ओर, घाट को मतलब घाट की ओर। सहोत्साह मतलब उत्साह के साथ, सहोत्साह, उत्साह के साथ, सह उत्साह, उत्साह के साथ, ठीक है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन देखिए हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा पहले इसका संदर्भ और प्रसंग देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ देख लेते हैं, प्रसंग देख लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। तो आप सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नौका विहार शीर्षक से उद्धृत है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, इसके रचयिता श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ठीक है, और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नौका विहार के समय गंगा के जल में पड़ने वाली चंद्रमा और तारों की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, और आपका जो प्रसंग है वो भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है। तो देखिए हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को दो बार सीखेंगे। एक बार हम लोग साधारण तरीके से और विस्तार से इसकी व्याख्या को सीखेंगे। मैं लाइनों को पढ़ता जाऊंगा और आपको इसकी व्याख्या विस्तार से बताता जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद पुनः हम लोग दोबारा जो है एक एक शब्दों का प्रयोग करके भी इसकी व्याख्या को सीखेंगे। हम लोग देखेंगे कि क्या एक एक शब्दों का प्रयोग करके भी इसकी व्याख्या को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आप दोनों बार की व्याख्या को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साधारण तरीके से और विस्तार से जानते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या। तो देखिए इस पद्यांश में कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, पतवार घुमा अब प्रतन उभार, नौका घूमी विपरीत धार। अब कवि पंत जी कह रहे हैं कि हमारी नाव गहरे गंगा के पानी में पहुंच गई है और वहां पानी अधिक है। देखिए मैं जितनी चीज़ें बोलूँगा सब कुछ आपको व्याख्या में लिखना पड़ेगा। मैं ऐसी कोई फालतू चीज़ नहीं बोलूँगा जिसका कोई मतलब ना हो, ठीक है। तो फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। कवि कह रहे हैं, पतवार घुमा अब प्रतन उभार, नौका घूमी विपरीत धार। वो कहते हैं कि हमारी नाव गंगा के अथाह जल में पहुंच गई है और वहां पर पानी ज़्यादा होने के कारण जो हमारी नाव है उसका भार पतन बहुत कम हो गया है। पानी अधिक होने के कारण भार कम हो गया है। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, जहाँ पानी अधिक होता है वहाँ पर वस्तुओं का भार कम हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि अब हमारी नाव
गंगा के बीच में पहुंच गई है, वहाँ पानी बहुत ज़्यादा है और इसलिए हमारी नाव का जो भार है वो बहुत हल्का हो गया है। पतवार घुमा, तो कहते हैं जब नाव का भार हल्का हो गया तो हमने अपनी पतवार को घुमा दिया। पतवार को घुमा दिया तो क्या हुआ? नौका घूमी विपरीत धार। वो कहते हैं कि हमने अपनी पतवार को घुमा करके नौका को भी धारा के विपरीत में घुमा दिया। बहुत ही सरल है, फिर से एक बार देख लीजिए। कवि कहते हैं कि हमारी नाव गंगा के अथाह जल में पहुंच गई। वहां पर पानी अधिक होने के कारण हमारी नाव का भार बहुत कम हो गया। मैंने अपनी पतवार को घुमा दिया और अपनी नौका को भी विपरीत धारा में मोड़ दिया या धारा के विपरीत मोड़ दिया। चलिए आगे देखिए। तो जब उन्होंने धारा के विपरीत नाव को मोड़ दिया तो क्या हुआ? डाणों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ताफल फे निस्फार। तो वो कहते हैं, कवि कहते हैं कि पतवार के चलने से, जब पतवार पानी में चलती है तो उसके चलने से उसमें फेन, बहुत सारा फेन उत्पन्न हो रहा है। फेन उत्पन्न हो रहा है जिसको देख कर के ऐसा प्रतीत होता है जैसे पतवार अपने हाथों को फैला करके उन फेन रूपी मोती के फलों को, फेन रूपी मोती के फलों को अपने हाथों में भर भर के, और जो तारों से बना हुआ हार है, जो तारों से बनी हुई माला है, उसके तारों को तोड़ करके पूरे पानी में बिखरा रही है, पूरे पानी में फैला रही है। फिर से 3 लाइन को एक बार समझिए। देखिए कब यहाँ पे कह रहे हैं कि पतवार के चलने से बहुत सारा फेन उत्पन्न हो रहा है, झाग उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे जो पतवार है अपनी हथेली को फैला करके और अपनी उस हथेली में फेन रूपी जो मोतियों के फल हैं और जो तारों से बना हुआ हार है, उस हार को तोड़कर उनके तारों को निकाल करके अपनी हथेलियों में भर भर के वो गंगा के पानी में फैलाती हुई चली जा रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए ऐसे ही लिखना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ बस आप लिखते जाइएगा। चलिए आगे देखिए। चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल। आगे कवि कह रहे हैं कि लहरें चांदी के सांपों के समान रेंगती हुई प्रतीत हो रही हैं। देखिए इसका क्या मतलब हुआ है? अब ये लहर ऐसे चल रही है, यहाँ उत्पन्न हुई, ऐसे लहरें आगे चलती चली जा रही हैं, ऐसे आगे चलती चली जा रही हैं। तो कवि यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जो लहरें हैं वो चांदी के सांप के समान, चूँकि चांदनी पड़ रही है तो लहरें सफ़ेद दिख रही हैं, तो चांदी के सांपों के समान रेंगती हुई प्रतीत हो रही हैं या चल रही हैं। ठीक है। नाचती रश्मियाँ जल में चल। आगे वो कहते हैं कि चलते हुए जल में चंद्रमा की किरणें नाचती हुई प्रतीत हो रही हैं और उनको देखकर ऐसा लग रहा है मानो जल में सीधी बहुत सारी रेखाएं खिंच गई हैं। तीनों लाइन को एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत ही सरल है। कवि कहते हैं कि गंगा के जल में उठने वाली लहरें चांदी के सांपों की समान चलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है। और चलते हुए जल में पड़ने वाली चंद्रमा की किरणें नृत्य करती हुई ऐसी प्रतीत हो रही हैं, नाचती हुई ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे पानी में सीधी बहुत सारी रेखाएं खिंच गई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल। इन 3 पंक्तियों को आपको एक साथ लेना है, तभी आपका वाक्य अच्छे से बनेगा। तो चलिए देखते हैं कि इन 3 पंक्तियों में कवि क्या कल्पना कर रहे हैं। तो देखिए इन 3 पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि फेन से युक्त अर्थात बुलबुलों से युक्त गंगा के जल में असंख्य लहरें उत्पन्न हो रही हैं और उन लहरों में एक ही चंद्रमा, एक ही तारे के 100 प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं, जिनको देख करके
ऐसा प्रतीत होता है मानो गंगा रूपी खेत में लहर रूपी लताएं फैली हुई हैं। ठीक है, और उन लताओं में चंद्रमा और तारे रूपी झिलमिलाते हुए फूल खिले हुए हैं। आप एक बार इसको ऐसे समझिए, देखिए ये गंगा में लहर उत्पन्न हो रही है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये लहर उत्पन्न हो रही है और इसी में फेन भी तो है, फेन का मतलब बुलबुले भी तो इसी पानी में है। आप देखिए यहाँ पर एक चंद्रमा है और मान लीजिए कि एक तारा है। अब इसकी परछाई यहाँ लहर में भी पड़ेगी, बुलबुले में भी पड़ेगी, लहर में यहाँ भी पड़ेगी, यहाँ भी पड़ेगी और बुलबुले में भी यहाँ वहाँ सब जगह पड़ेगी। ठीक है, और चंद्रमा का भी ऐसे जगह जगह पड़ेगी सभी बुलबुलों पर। तो एक ही चंद्रमा और एक ही तारों की जो छवि है, जो परछाई है, तरंगों में असंख्य दिखाई पड़ रही हैं। तो कवि यही कल्पना कर रहे हैं। क्या कल्पना कर रहे हैं, फिर से एक बार सुन लीजिए। फेन से युक्त अर्थात बुलबुलों से युक्त गंगा के जल में असंख्य लहरें उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, और उन बुलबुलों और लहरों में एक ही चंद्रमा, एक ही तारे के 100 प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं, जिनको देख कर के ऐसा प्रतीत होता है, आपने जोड़ना है, जिसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो गंगा रूपी खेत में लहर रूपी लताएं फैली हुई हैं। ठीक है, और उन लताओं में चंद्रमा और तारे रूपी बहुत सारे फूल झिलमिल करते हुए, बहुत सारे फूल झिलमिल करते हुए खिले हुए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से लेले सहज था, हम बढ़े घाट को सउत्साह। बहुत ही सरल लाइन है, एक एक लाइन अपना अर्थ दे रही है। देखिए अब कवि क्या कह रहे हैं कि अब गंगा में पानी कम हो गया है, उथला हो गया, अब गंगा का जल उथला हो गया है और उस गंगा का प्रवाह, सरिता मतलब गंगा, और गंगा का प्रवाह भी कम हो गया है। अब हम उसके पानी की थाह को आसानी से लग्गी के द्वारा नाप सकते हैं। आगे कवि कहते हैं, हम उत्साह के साथ गंगा के घाट की ओर बढ़ चले। फिर से एक बार देखिए, बहुत ही सरल है। देखिए आपको वाक्य बनाना है, आपका वाक्य कैसे भी बने, बस चीज़ें आनी चाहिए। जैसे अब इन 3 लाइन का एक बार मैं बोल देता हूँ, ठीक है, फिर मैं बताऊँगा। देखिए इन 3 लाइन में ये आना चाहिए कि अब गंगा में पानी कम हो गया है, उसकी धारा धीरे हो गई है, उसके पानी का अनुमान हम लग्गी से आसानी से लगा सकते हैं और हम उत्साहपूर्वक गंगा की ओर बढ़ गए। ठीक है, अब चलिए एक एक शब्द से देख लीजिए। कह रहे हैं कि अब गंगा में पानी कम हो गया है और गंगा का प्रवाह भी धीमे हो गया है। अब उसके पानी का अनुमान लग्गी के द्वारा सहज रूप से लगाया जा सकता है। हम उत्साहपूर्वक गंगा की घाट की तरफ बढ़ चले। ठीक है, और आपकी व्याख्या हो जाएगी। चलिए मैं जल्दी से एक एक शब्दों का प्रयोग करके आपको इसकी व्याख्या बताता हूँ। सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि हमारी नाव गहरे जल में पहुंच गई। वहाँ पर पानी अधिक होने के कारण, अब आ जाइए पद्यांश पर, पानी अधिक होने के कारण अब हमारी नाव का भार बहुत कम हो गया है। मैंने पतवार घुमाकर अपनी नाव को धारा की विपरीत दिशा में घुमा दिया है या मोड़ दिया है। ठीक है, पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, पतवारों के चलने से जल में अत्यधिक मात्रा में फेन उत्पन्न हो रहा है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो पतवार अपनी हथेलियों को फैलाकर उनमें फेन रूपी मोतियों के फलों
और तारों से बने हार को तोड़कर उनके तारों को अपनी उन हथेलियों में भर भर के पानी में बिखेर रही है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, गंगा के जल में उत्पन्न होने वाली लहरें, अपने जोड़ना है, गंगा के जल में उत्पन्न होने वाली लहरें चांदी के सांपों के समान रेंग रही हैं। गंगा के चलते हुए जल में पड़ने वाली चंद्रमा की किरणें नृत्य करती हुई ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो जल में असंख्य सीधी रेखाएं खिंच गई हों। ठीक है, पूर्ण विराम लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। फेन से युक्त गंगा के जल में असंख्य लहरें उत्पन्न हो रही हैं। उन असंख्य लहरों और बुलबुलों से युक्त फेन में एक ही चंद्रमा और तारों के 100 प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो गंगा रूपी खेत में लहर रूपी लताएं दूर तक फैली हुई हैं और उन लताओं में झिलमिल करते हुए असंख्य फूल खिले हुए हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, अब नदी का जल कम हो गया है और उसका प्रवाह भी कम हो गया है। अब उसके जल का अनुमान सहज ही लग्गी के द्वारा लगाया जा सकता है। हम उत्साहपूर्वक घाट की ओर बढ़ चले। ठीक है, पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी जो व्याख्या है वो पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं, फिर प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो देखिए, यदि रस की बात की जाए तो इस पद्यांश में शांत रस है। यदि छंद की बात की जाए तो इस पद्यांश में स्वच्छंद छंद है। ठीक है, यदि अलंकार की बात की जाए तो इसमें अंत्यानुप्रास, रूपक, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश और मानवीकरण जैसे अलंकार भरे हुए हैं। ठीक है, यदि शैली की बात की जाए तो इसकी शैली प्रतीकात्मक है, गुण इसमें प्रसाद है। और यदि शब्द शक्ति की बात की जाए तो इसमें अभिधा और लक्षणा ये दो शब्द शक्तियाँ हैं। इस पद्यांश की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। चलिए अब हम लोग प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश की सूचना को पढ़ लेते हैं कि आखिर आपके पेपर में प्रश्न पूछा कैसे जाता है। तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपके पेपर में इसी तरह से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। वो प्रश्न इसमें के भी हो सकते हैं, इससे बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि यदि आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य को समझ लिया है तो 100 प्रश्न आपसे पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सबका उत्तर अपने से जोड़ के लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो हमने प्रश्न लिए हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न पढ़िए, नदी में उठने वाली जल की लहरें कैसी प्रतीत हो रही हैं। तो बहुत ही सरल उत्तर है। आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, गंगा के शांत जल में उठने वाली तरंगें चांदी के सांप के समान आगे की ओर रेंगती हुई प्रतीत हो रही हैं। यही तो मैंने व्याख्या में बताया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौ उड में कौन सा अलंकार है। तो उत्तर डाल के लिखेंगे, उपर्युक्त पंक्ति में 100 शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। देखिए यहाँ पर 100
सौ, ये शब्द 2 बार आया है और आपको पता है कि जहाँ पर कोई एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ एक ही रहे, बदले ना, तो वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है सौ का क्या आशय है? तो बहुत ही सरल है। देखिए, गंगा के जल में उठने वाली असंख्य तरंगों के कारण जल में असंख्य बुलबुले बन रहे हैं और उन बुलबुलों में एक ही चंद्रमा के अलग अलग असंख्य प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कवि ने यहाँ पर सौ राशि शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, आप इसको अपने से भी कैसे भी लिख सकते हैं, बस वह आपके उत्तर में ये आना चाहिए कि सौ राशि का मतलब है कि जो लहरें उठ रही हैं और जो बुलबुलें हैं उनमें चंद्रमा के असंख्य प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कवि ने यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का प्रसंग लिखिए। तो आप उत्तर डालेंगे, प्रसंग हेडिंग डालेंगे और जैसे जैसे मैंने आपको बताया ही है तो ऐसे लिख लेंगे। मैं बार बार लिखूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, आपको मैंने पहले भी लिख के बता दिया। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे व्याख्या लिख देंगे। यहाँ पर एक चीज़ ज़रा सा आप समझिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपका जो पद्यांश है ये काफ़ी बड़ा है, लगभग 10-12 लाइन का है। अब उसमें कहीं भी रेखा खींची जा सकती है, कहीं भी खींची जा सकती है। तो जहाँ भी रेखा खींची रहे उतनी लाइन की व्याख्या आप कर देंगे। मैंने पूरी लाइन की व्याख्या बताई है, तो जहाँ रेखा खींची रहे उतनी व्याख्या आप कर देंगे। चलिए मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि कहाँ पर रेखा खींची हुई है। तो देखिए यहाँ पर यदि आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये 3 लाइन है जहाँ पर रेखा खींची गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन्हीं 3 लाइन की व्याख्या करनी है, लेकिन ये रेखा कहीं भी खींची जा सकती है और जहाँ भी खींची रहे उतने की व्याख्या आपको करनी है।